हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको मैथ के वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो 10th एग्जाम 2023 में 100% दोस्तों पूछेगा, क्योंकि 2022 के बोर्ड एग्जाम में मैथ का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे जो पूरा हूबहू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से समझ कर याद कर लेना, ठीक है। और इस बार हम लोगों को 400 प्लस का टारगेट रखकर पढ़ाई करना है। हर विषय में 80 प्लस नंबर लाकर 400 का रिकॉर्ड तोड़ देना है। इसलिए आप हमारे चैनल पर पहले से ही बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके समझेंगे। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना आप सभी के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि टेलीग्राम पर डेली टेस्ट होता है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक क्या है। तो सबसे पहले हम सभी को 144 का फैक्टर तोड़ना होगा। 144 का फैक्टर 2 से तोड़ेंगे तो ये 7 और ये 2 बार में कटेगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 36 बार में कटेगा। ठीक वैसे ही फिर 2 से तोड़ेंगे 18 बार में। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 9 बार में टूटेगा। कितना बार में? 9 बार में टूटेगा। अब 9 2 से नहीं टूटेगा और सिर्फ 2 का घातांक पूछा जा रहा था। 2 कितना बार है? 4 है। तो 2 का पावर 4, घातांक कितना हुआ? 4 हुआ। तो 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे केवल मैथ का ही पढ़ाई होता है, नहीं, ऑल सब्जेक्ट 10th के ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर पढ़ाई होता है। और सभी सब्जेक्ट का चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सबका टेलीग्राम पर टेस्ट लिया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टडी प्लस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी चलता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। आपको चूज़ करना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। जो रूट में रहता है वो परिमेय संख्या होता है, जो रूट में रहता है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को देखिए तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, इस जोड़िएगा तो 9, ये तो परिमेय संख्या होगा। ठीक वैसे ही 4 का भी वर्गमूल 2 निकल जाएगा, यह भी परिमेय संख्या होगा। 100 का भी वर्गमूल 10 निकल जाएगा, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंदर रूट 17 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर वाला होएगा। सब लोग ए नंबर वाला पर आंसर टिक लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कह रहा है कौन जो है वो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या सिंपल हम उसे कहते हैं जो अपने आप के अंक से ही कटे, किसी दूसरे अंक से ना कटे, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए ये 91 जो वो 13 से कट जाएगा, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। और ना ही 213 अभाज्य संख्या का, क्योंकि 213 3 से भी 7 से भी कट 3 से कट जाएगा फाइनली, ठीक है। और 501 भी 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा। लेकिन 41 किसी भी अंक से नहीं कटेगा, केवल और केवल कटेगा तो 41 यानी कि खुद के अंक से ही कटेगा। इसलिए आपका आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका सलूशन उसी समय आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार हम लोगों को 400 का टारगेट रखना है। 400 का टारगेट इस बार हम लोगों का है और 400 का टारगेट ज़रूर पूरा भी करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, जैसे कि मान लेते हैं 2 और 3 हो गया, 2 लगातार, या 5 या फिर 6 हो गया। 2 लगातार संख्या कह रहा है, या फिर 1 और 2 हो गया। इन दोनों का मौसा आप निकालिएगा तो मौसा मिलेगा तो एक ही मिलेगा। निकाल कर देख लीजिए, 2 और 3 का चाहे 5 और 6 का कोई भी अंक लीजिए, लेकिन लगातार अंक लीजिए। जैसे ले लेते हैं 49 और तो 50 लेना पड़ेगा, 40 तो 41, 38 तो 39, ऐसे लगातार संख्या लेना है। तो लगातार संख्या लीजिएगा, उसका क्या मिलेगा? मौसा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आप डी नंबर पर टिक लगाइए, ठीक है। आप निकाल कर देख लीजिए, जैसे कि 2 और 3 का मौसा अगर निकालेंगे तो ये कितना बार में? 1 बार में 2 जाएगा, फिर यहाँ पर कटेगा, फिर यहाँ पर 2 से 2 बार में ये कट जाएगा। तो ये जो मिला है यही मौसा का काम करता है। तो 1 मिला है कि नहीं? तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक बार फिर से आ गया प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपको निकालना है, कौन परिमेय संख्या है।
अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। कौन सा परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर एक हो, एक का वर्गमूल एक होता है, 144 का 12 होता है, तो यही परिमेय संख्या हमको लगता है हो जाएगा। बाकी सब अपरिमेय संख्या। यहाँ पर रूट है और रूट 32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में भी आएगा और रूट से बाहर भी आएगा। ठीक वैसे इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा बी का, तो आपका आंसर ए नंबर वाला होगा, क्योंकि 1/√, सॉरी कितना दिया है, 1/144 दिया है ऑन द रूट में, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 1/12 होगा और सिंपली 1/12 p/q के रूप में मिला है तो परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में आ जाए, तो यहाँ पर 1/12 आ गया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप कौन है? आपको सबसे पहले जहाँ जहाँ p है वहाँ 0 1 2 3 4 रख कर देखना है। अगर लगातार सम संख्या मिल रहा है तो समझ लीजिए वही होगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है? जैसे कि यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, डी में p के जगह पर 0 रखते हैं तो 0 मिलेगा, 1 रखते हैं 2 मिलेगा, 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, और 3 रखते हैं 6 मिलेगा, और क्या मिलता है, और 4 रखिएगा तो 8 मिलेगा। यानी कि 0 को आप छोड़ दीजिए तो 2 4 6 8 ये सब क्या मिल रहा है? सम पूर्णांक मिल रहा है, सम पूर्णांक मिल रहा है ना। अब बाकी सब में देखिए, अगर इसमें 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, अगर 2 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 रखेंगे 4 मिलेगा। यानी कि कभी सम संख्या मिलेगा तो कभी विषम संख्या मिलेगा। ठीक वैसे ही इसमें भी सम कभी कभी विषम, ठीक वैसे ही ए नंबर में भी कभी सम कभी विषम। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 2p दिया है ना डी नंबर में, वही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि 2p सही होगा। इसमें कोई भी अंक रखिए सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 0 छोड़कर, तो 2 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कोई भी संख्या रखिए, क्या मिल रहा है? सम संख्या ही मिल रहा है। इसलिए आपका राइट जो सही उत्तर होगा वो ये डी नंबर वाला काम करेगा। ठीक है, कौन सा? डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? हम आपको शांत और अशांत के बारे में बताए थे। ठीक है, शांत और अशांत के बारे में देखिए, जैसे कि x/y है तो x को हम लोग क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, और नीचे वाला जो y दिया है इसको हम हर बोलेंगे। तो हर का फैक्टर तोड़ना होता है। हर का फैक्टर तोड़कर 2 और 5 के पावर के रूप में कुछ भी लाना होता है, पावर के रूप में लाना होता है। अगर 2 और 5 के पावर के रूप में आ गया तो समझ लीजिए वो शांत होगा, और नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि वो अशांत होगा। तो आप गौर से देखिएगा ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, ए नंबर ए सी और डी, ये सभी 2 और 5 के पावर के रूप में आ जाएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। बाकी बी नंबर जो है ना वो 2 और 5 के पावर के रूप में नहीं आएगा, तो आपका आंसर बी नंबर वाला होगा। ये नहीं है, कर देख लीजिए। उधर ए नंबर में 23/50 है, तो क्या होगा? 5 के पावर 2 और इंटू 2 का पावर 1, तो वो मिल जाएगा। फिर 1600 भी दिया है, वो भी 2 और 5 के पावर के रूप में आएगा। 625 भी आएगा। 625 में अगर केवल 5 के पावर आ रहा है तो 2 का पावर आप 0 ले सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 का मान, और 2 का पावर 0 का मान 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपका आंसर इसमें का जो बी नंबर दिया ना वो बी नंबर काम करेगा, बी नंबर वाला। ठीक है, सब लोग बी नंबर वाला ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ऑलरेडी हम फार्मूला जानते हैं, -b/a होता है। तो सबसे पहले आप b का मान समीकरण से निकालिए। b का मान -14 दिया है और पहले से माइनस है, तो माइनस और -14 आपका दिया है, -14 दिया है ना, और बाटा में a का मान 5 है, तो माइनस प्लस 14/5 होगा। तो 14/5 आपको जहाँ भी ऑप्शन में मिले आप टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 14/5 ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है, आप सी पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा भाषा में करके दिया, तो भाषा वाला प्रश्न आपको लगता होगा भारी होता है, लेकिन हमारी दृष्टि से काफ़ी मतलब कि इजी होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता। कैसे, हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए और बताइए कि उनका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल मतलब कि गुणा, तो एक परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या √3 ले लेते हैं।
दो ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या √3, तो गुणा करेंगे ना √3। अब गुणा करिएगा तो 2√3 मिलेगा। तो क्या 2√3 आप बता सकते हैं क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं। 2√3 एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि 2√3 कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। वो बोलेगा कि हमेशा यह अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि इसमें एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल है, इसलिए हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x² माइनस 11 का शून्यक है। तो शून्यक कैसे निकालिएगा? x² माइनस 11, सॉरी अभी 1 मिनट रुकिए। देखिए x² है माइनस 11 इक्वल टू 0 है, तो x² आप बराबर 11 कर लीजिए। अब x का मान निकालिएगा तो ये रूट में हो जाएगा 11, वो भी प्लस माइनस लेकर जाएगा। तो x बराबर एक प्लस में √11 होगा और एक कॉमा देकर माइनस में √11 होगा। तो आप देख सकते हैं कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी को देखिए तो प्लस में √11 है, फिर कॉमा देकर माइनस में भी √11 है। तो आपका आंसर डी नंबर वाला 100% सही हो जाएगा। क्या करें, कोई सुविधा नहीं है ना, कोई सुविधा नहीं है, बहुत ही हम लोग बहुत ही मतलब कि पीछे आप लोगों का मदद रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। स्मार्ट बोर्ड बहुत ही जल्द ले लेंगे। आप लोग का केवल प्यार रहे, आप लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना। ठीक है, आपको नुकसान नहीं करेंगे, हर चीज़ के बारे में नॉलेज देंगे आपको। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की तो छोड़ो, बोर्ड एग्जाम में 400 का टारगेट रखना है, बाकी जो भी नॉलेज होता है सब आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, आपको सबका नॉलेज मिलेगा। ठीक है, बरसाते आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना। और सब लोग जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं या फिर टेलीग्राम चलाते हैं तो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम देखो एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करोगे ना, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके अपने मोबाइल में लॉगिन करके रखना है और आप लिंक की मदद से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा ना। तो डेली ना आपको टेलीग्राम पर क्यूज मिलता है, जैसे कि आप आज साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे यहाँ से याद किए तो याद तो कर लिए, लेकिन उसका टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो टेस्ट देना पड़ेगा तो आपको टेलीग्राम पर जाकर टेस्ट दे दीजिएगा, अंजादी टेस्ट दीजिएगा, तभी ना आपको पता चलेगा कि मैं कितना क्वेश्चन याद किया था, तो कितना उसमें से मालूम है, तभी तो आप 400 का टारगेट रखिएगा। इसलिए हम पहले से ही आप लोगों के लिए व्यवस्था टाइट करके रखे हैं। आप लोग बस हमारा साथ दीजिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो स्मार्ट बोर्ड बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा, उसके बाद से तो एकदम धाकड़ पढ़ाई होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी आपको उतना बता देते हैं जितना आपको हिंट चाहिए। ठीक है, अभी 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो देखिए द्विघात बहुपद के योग दिया और गुणनफल, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, x² होता है माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बाहर x रहता है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा रहता है, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का -4 दिया है तो माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। और ये गुणनफल कितना दिया, -5 दिया तो -5 हो जाएगा। x² प्लस 4x -5 का ही है, x² प्लस 4x -5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी में मिल जाएगा। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² - kx प्लस 8 के शून्य का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। तो शून्य का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a फार्मूला से होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, योग का मान 6 दिया है, और इधर b का मान निकालिएगा तो -k मिलेगा, ऑलरेडी माइनस है तो -k हो जाएगा, बट a का मान 1 दिया है तो 6 और माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा, यानी कि k का मान डायरेक्ट 6 ही मिलेगा। k का भी मान क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, और ऑलरेडी योग दिया है 6 तो k का भी मान 6 ही मिला है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो आप हमें कमेंट करके बताना यार, कोई दिक्कत नहीं। आप जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को ज़रूर बताइएगा, एक बार बताने का प्रयास तो करिए, देखिए कि उसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल रहा है कि नहीं, एक बार बताइए। और टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे तो ज़रूर आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जो बोलते हैं वो करते भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले 3 बटे यहाँ पर 6 रखिए, बराबर में -1 बटे -k रखिए, माइनस माइनस कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो k बराबर तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 2 ही मिलेगा, यानी कि आंसर आपका ए नंबर वाला सही होगा। क्या होगा,
आंसर ए नंबर वाला सही होगा, कोई गलती नहीं करेगा। आंसर ए नंबर वाला आपका 100% सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है शून्य 4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। तो देखिए द्विघात बहुपद में दो ही मतलब कि शून्यक मिलता है। कोई भी शून्यक हो सकता है, 4 7 नहीं बल्कि कोई भी 2 शून्यक हो सकता है। तो उसी तौर पर आपको 2 एग्जाम्पल दिया और पूछ रहा है कि ये 2 एग्जाम्पल किस मतलब कि बहुपद घात का काम करेगा, त्रिघात का काम करेगा या फिर द्विघात का या फिर चतुर्घात का। तो यह द्विघात का काम करेगा क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है और इसी में यह काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल देते हैं आपको 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। अगर इन दोनों का फैक्टर तो आप मान निकालिएगा x का तो 2 मान निकलेगा। मान लेते हैं 4 और 3 2 मान निकल गया। तो यही 2 मान पूछ रहा है ये किस समीकरण का है, तो द्विघात समीकरण का है। और द्विघात बहुपद क्या है, और द्विघात बहुपद में संख्या कितनी होती है, बहुपदों की संख्या 2 होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो अब बोलोगे कि क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पूछा। आपको चारों का फैक्टर तोड़ना है और चारों का फैक्टर तोड़ने के बाद आपको देखना है कि किस में x का मान 2 मिल रहा है। एक्चुअली में x का तो हर समीकरण में 2 मान मिलेगा, चाहे a हो b हो c हो d हो, कोई भी आप किसी का भी आप फैक्टर तोड़िएगा तो सब में x का मान 2 मिलेगा, लेकिन किसी में x का मान 2 ज़रूर मिलेगा। सब में x का मान 2 मिलेगा, 2 3 4 3 -2 -3 ऐसे करके मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई समीकरण जरूर होगा जिसमें x का मान 2 मिलेगा। तो अभी हम सॉल्व कर दे क्या 7 5 12 देखते हैं। देखिए डी को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 2x स्क्वायर और यहाँ पर 6 दूना 12 हो गया, 7 और 5 नहीं 4 3 12 हो जाएगा ना, -4x -3x 4 3 7 और 4 3 12 भी हो जाएगा, +6 = 0। 2x कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा, x -2 और इधर भी x -2 बचेगा, तो यहाँ पर -3 लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो 2x -3 और एक बचेगा x -2 में 0 बचेगा। यानी कि ये जो डी नंबर में दिया ना उसी का फैक्टर तोड़िएगा तो x का मान 3/2 मिलेगा और एक सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा, 2 मिला है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपका आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम डी को फैक्टर तोड़े तो यहाँ पर ही हमारा मान मिल गया 2। एक मूल तो 2 दिया है, 3/2 दिया है और एक 2 दिया है, तो 2 यानी कि आपका आंसर डी नंबर चाहिए। बाकी कोई भी तीनों में से निकालिए ना, 2 नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, चैलेंज पूरा एकदम देख लीजिए, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, अगर जब प्रतिच्छेदी कह देना तो अद्वितीय हल मतलब कि केवल एक हल होगा, तो सिर्फ एक हल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा, सिर्फ एक हल मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सार व अंतर -2 दिया है तथा एनवो पद एन, तो A17 A13 का मान क्या होगा। तो सबसे सार व अंतर यानी कितना कह रहा है, -2 दिया है, तो 17 क्या होगा, A प्लस एन 17वां का मतलब हुआ आपका 17 दिया ना, तो एन का मान 17, तो 17 -1 इंटू डी का मान -2 दिया है। फिर आप माइनस लगाएंगे, फिर एक ब्रैकेट दीजिए, फिर a प्लस एन का मान 13 दिया है, तो 13 -1 हो जाएगा और डी का मान -2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ए होगा और 17 में से 1 घटेगा, 16 बचेगा, 16 दूना माइनस ये 32 हो जाएगा और ये माइनस, फिर ब्रैकेट लगेगा, फिर ए और इधर 13 में से 1 घटेगा तो 12 बचेगा, फिर 12 माइनस में गुणा होगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये a -32 फिर गुणा करेगा -a और +24, तो -a कट जाएगा और -32 में से +24 घटेगा तो 8 बचेगा, माइनस में 8 बचेगा। क्या बचेगा, -8, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। देखिए जितना ज़रूरत पड़ा उतना सॉल्व करके आपको बता ही दिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हैं नोटबुक पर अपनी। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। तो जब मूल समान होता है तो डी बराबर जीरो होता है। डी बराबर जीरो यानी कि डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का तो मान जीरो है और बी का मान यहाँ से ए निकालिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा -4, फिर ए का मान यहाँ पर बी मिलेगा और सी का मान तो सी ही दिया है। तो ज़ीरो बराबर ए स्क्वायर -4bc। अब bc को इधर लाइए तो 4bc हो जाएगा प्लस में और उधर ए स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब आराम से c का मान निकालिएगा तो ए स्क्वायर ऊपर और 4b नीचे हो जाएगा। ए स्क्वायर ऊपर 4b नीचे, ए स्क्वायर ऊपर 4b नीचे। आपको ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखना होगा। ए स्क्वायर ऊपर है 4b नीचे है, यानी कि आंसर आपका बी नंबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए का मान यहाँ पर मिलेगा 5 और डी का मान निकालिएगा। 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 मिलेगा। तो ए और डी का मान मिल गया और 12वां पद ए प्लस 11d होता है। एक कम होता है तो ए का मान 5 है प्लस 11 गुणे डी का मान 3 है। तो 11 3 33, 5 प्लस 33 जोड़ी 8 करिएगा तो 38 मिलेगा। क्या मिलेगा? 38 मिलेगा। 38 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया ही है तो आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन का वाई अक्ष का समीकरण। देखिए वाई अक्ष का समीकरण कितने लोग वाई बराबर 0 बता देते हैं, लेकिन वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 होगा। आप लोग एक्स बराबर 0 याद रखिएगा। एक्स वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 और एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद है। मतलब कि आप एन का मान 0 रखिए और एन का मान निकालिए। एन का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो ए बराबर 25 हो जाएगा और डी का मान निकालिएगा तो 20 में से 25 घटेगा तो -5 मिलेगा। ठीक है, और एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो एन का मान 0 रखिए और ए का मान 25, n-1 इंटू डी का मान -5 है ना। तो ये 25 को इधर लाइएगा तो -25 होगा और ये बाटा में -5 आ जाएगा बराबर n-1। तो ये माइनस कटेगा 50-25 यानी कि n बराबर 6वां पद मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। आपका आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कौन है, तो गौर से देखिएगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर ए देखिए, अगर ए प्लस डी में से ए घटाते हैं तो केवल डी मिलेगा। ठीक वैसे ही ए प्लस 2d में से -a माइनस डी घटाते हैं तो ये कटेगा तब भी डी मिलेगा, यानी कि आपका आंसर ए नंबर सही होगा। क्योंकि ए नंबर जो है ना वो समांतर श्रेणी में है, बाकी कोई समांतर श्रेणी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए नंबर वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी क्या होगा। एक्स अक्ष कह रहा है तो एक्स अक्ष आप लोग छोड़ दीजिए, यानी कि 3 को छोड़कर 6 पर टिक लगाइए। अगर वाई अक्ष कहेगा तो वाई को छोड़ दीजिएगा, एक्स वाला मान लीजिएगा। जब एक्स वाला कह रहा है तो एक्स वाला को छोड़ दीजिए, वाई वाला लीजिए। ठीक है, क्यू में 3,6 दिया ना तो एक्स का मान 3 हो जाएगा और वाई का मान 6 हो जाएगा। तो एक्स का मान छोड़ दीजिए, जब एक्स कह रहा है तो वाई में चले जाइए, और जब वाई अक्ष कहेगा तो वाई का मान छोड़ दीजिएगा, एक्स अक्ष में चले जाइएगा। ठीक है, तो 6 दिया होगा, 6 इकाई। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 6 इकाई दिया है, तो आप ऑप्शन नंबर बी पर बेफिक्र होकर टिक लगाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। तो आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए दशमलव में दे दिया है। एक्चुअल में दोस्तों आपको अंक नहीं देख रहा है, एक्चुअल में चतुर्थांश यानी कि कोऑर्डिनेट पहचानने के लिए, पाद पहचानने के लिए हमको चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, साइन का प्रयोग करना होता है और साइन का चिन्ह देखना होता है। यहाँ पर जैसे कि एक आपका कोऑर्डिनेट होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड होगा और ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट में सभी प्लस होता है और इसमें क्या होता है, इसमें माइनस प्लस होता है और इसमें भी दोनों में माइनस होता है, और इसमें पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। तो देखिए अंक में देखिए दोनों अंक में 4.5, 6.5 में दोनों अंक में प्लस प्लस छिपा है, प्लस प्लस छिपा है, यानी कि पहला घर में जाएगा तो प्रथम पाद हो जाएगा। ठीक है,
प्रथम पद आपको देखना है पहले क्या दिया है, आपको सिर्फ चिन्ह का प्रयोग करना है, साइन का प्रयोग करना है, साइन चिन्ह चिन्हना है, ठीक है, साइन देखना है। अब देखिए चलिए अब अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए और बी दिया है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। आपको मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे आसान सा ट्रिक बताते हैं। दोनों बिंदु का पहला बिंदु ले लीजिए, ए और बी का दोनों का पहला लीजिए, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 है, दोनों को जोड़िए, 3 1 4, 4 को 2 से भाग दीजिए, ठीक वैसे ही कमा देकर दोनों का दूसरा जोड़िए, -4 + 2, फिर जोड़कर 2 से भाग दीजिए, तो ये 2 मिलेगा, 2 से भाग दीजिएगा कट जाएगा, और ये क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो 2, -1 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो कौन सी होगा, 100% यहाँ पर 90 डिग्री का काम करेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। कौन सी यहाँ पर हम 100 या 90 डिग्री का काम करेगा, क्या हो जाएगा, इस सी के पास क्या आएगा। ऐसे देखो बिंदु पहचानने के लिए क्या होता है, ये जैसे ऐसे होता है, ऐसे करके होता है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी के बाद क्या आया, ए आया, तो ये सी के बाद ए आएगा और ये बी आएगा, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा, ये सी 90 डिग्री का काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक्चुअली में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री πr² होता है। तो थीटा का जगह P दिया है तो P रखिए 360 डिग्री πr², P दिया है और θ/360 दिया है कि नहीं। अरे क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, और त्रिज्या R दिया है ना, θ/360, P ऊपर यहाँ पर P दिया है और यहाँ पर भी P दिया है, लेकिन 180 दिया, 360 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर जो M है ना, ये M नहीं है, R है, गलती से यहाँ पर M दे दिया, कोई भी ऑप्शन में M नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर गलती से दे दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये यहाँ पर R होना चाहिए, ठीक है, तभी P/360 R² होगा, πr² होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा यही होगा, ठीक है, गलती दिया, मिसप्रिंट कर दिया, ठीक है। θ/360 πr² होगा, यही होगा, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर मिसप्रिंट किया है, मिसप्रिंट तो किया ही है, 100% श्योर के साथ किया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन का रहा है, यदि किसी देखिए अगर जो भी क्वेश्चन का डाउट है ना तो आप बोल दीजिएगा, हम आपको बना कर दे देंगे, ठीक है, उसका सलूशन। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न का रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो त्रिभुज के कोण होंगे। देखिए पहले 3 कोण ले लेते हैं, x, y, z। तो मान लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है, x + y + z बराबर 180 डिग्री, ये तो हो जाएगा। अब कह रहा है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी कि x + y, दो कोण जो है वो तीसरे कोण के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, ये x + y के जगह पर आप z का मान रख दीजिए, तो इसके जगह पर आप ये रखिएगा, क्योंकि x + y का मान ऑलरेडी दिया है z, तो हम रख देंगे। तो यहाँ पर रखिए z + z बराबर 180 डिग्री, यानी कि 2z बराबर 180 डिग्री, तो z का मान निकालिएगा तो 90 डिग्री मिलेगा, z बराबर क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो समझ लीजिए कि a और b में से कोई आएगा, क्योंकि z का मान 90 मिल रहा है, यानी कि c और d तो होगा नहीं, होगा तो a b में से कोई होगा, लेकिन a b में से कौन होगा। अब एक और दिया है, दो कोणों का अंतर, यानी कि x - y बराबर 50 दिया है, 50 दिया है ना। अब यहाँ पर क्या करिए, एक ई 50 दे दिया है, अब ये कर लीजिए, एक ये वाला ले लीजिए, x + y और z के जगह पर 90 रख दीजिए। जब 90 रखिएगा तो 180 में से 90 घटेगा तो 90 बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और दोनों समीकरण तुलना करिए, x y का मान निकालिएगा तो एक 20 मिलेगा, एक 70 मिलेगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही काम करेगा, ठीक है। आपका आंसर मिलेगा 20 डिग्री x का, फिर y का 70 डिग्री, फिर z का 90 डिग्री मिलेगा। आप निकाल कर देख लीजिए, मैं जैसे बताएँ वैसे, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो कोणों का जो कह रहा है, तो मान लेते हैं x + y, दो कोण है और एक और कोण ले लेते हैं तीसरा कोण, ये दिया है।
और फिर x माइनस वाई बराबर भी दिया है 50 डिग्री। लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये तो ऑलरेडी दोनों दे दिया है। लेकिन एक और होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ये हम लोग अपने मन से पहले से जानते हैं और इसी की वजह से हम तीनों का मान निकाल सकते हैं और निकाल भी दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वृत्त है और कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, मान लेते ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर, 10 सेमी मान लेते हैं कि दूर है, यहाँ से 10 सेमी दूर है, ये P हो गया, ये O हो गया और त्रिज्या कितना दिया, 6 दिया है। ठीक है, और ये भी त्रिज्या 6 ही हो जाएगा। और यहाँ से ये जो स्पर्श रेखा है ना, इसको A मान लीजिए, तो यही स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये H का काम करेगा, ये B का और ये P का। तो क्या होता है, P बराबर क्या होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, अंदर रूट में होगा। अब क्या होगा, घटेगा तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा और 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी कि आपका फाइनल आंसर मिलेगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्या मिलेगा, 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न की को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसे केस में 2 को छोड़ दीजिए, जब भी ऐसे केस में कोई भी क्वेश्चन दे तो उसका आंसर आप बिना पूछे 1 टिक लगाइएगा। लेकिन ऑलरेडी पहले से 2 दिया, तो 2 गुना 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 ही होगा, यानी कि आंसर आपका क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे आंसर मिल गया 2। अब 2 को छोड़ दीजिएगा तो गुणा में है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब लेकिन ऊपर क्या है, कॉस आप कितना दिया, 37 दिया, तो किसी एक को चेंज करो। जैसे कि मैं ऊपर वाले को ही चेंज करता हूँ, कॉस कर लेता हूँ 90 माइनस 53। अगर 90 में 53 घटाएंगे तो 37 मिल जाएगा। और नीचे क्या दिया, साइन 53 दिया, साइन 53 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक उसी 2 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 53 नहीं हो जाएगा, ऊपर भी साइन 53 मिल जाएगा और नीचे भी साइन 53 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, साइन 53 नीचे भी साइन 53 कटेगा तो बचेगा क्या, 2 मिलेगा। तो 2 आपका आंसर, तो डी नंबर सही हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो दोस्तों ज़्यादा समय हो गया, आज हम 30 तक ही रहने देते हैं। और 30 के बाद का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहता है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अब सब लोग माँ सरस्वती का नाम लेकर एक बार कमेंट करिए। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ सरस्वती, सब लोग लिखिए कमेंट में जय माँ सरस्वती। और जिसको भी अगला वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिए। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक वगैरह करके शेयर वगैरह कर दीजिएगा और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है, ताकि आप टेस्ट दे सकूँ। और अगला वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा सब लोग, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।